हेलो। यस सर। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है। चलिए शुरू किया जाए। यस बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। यस यस यस। चलिए, माय वेदिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये प्रेजेंटेशन, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग हर ऑल्टरनेट बुधवार के दिन अलग अलग बीमारियों के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं कि वो बीमारी क्या है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे उसमें फायदा होता है। तो आज का हमारा विषय रहेगा पैरालिसिस यानी कि लकवा। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि हमारा जो शरीर होता है, जिसमें दो हाथ दो पैर है। देखिए, दो हाथ दो पैर और पूरी बॉडी है, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला हमारा सुपर कंप्यूटर ब्रेन होता है। तो हमारा जो ब्रेन है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारी पूरी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आप राइट हैंड की उंगली ऐसे कर रहे हो तो ये उंगली होती है इस तरह की मूवमेंट, उसकी वजह है हमारा लेफ्ट ब्रेन का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो इस उंगली को हिला रहा है। ये पूरा हाथ, अगर राइट हैंड आप मूवमेंट कर रहे हो तो ब्रेन के अंदर वो हिस्सा है जो इस हाथ को चला रहा है। आपका राइट लेग ऊपर नीचे आप कर सकते हो क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा जो कुछ पोर्शन है वो राइट लेग को चलाता है। इसी तरह लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ऐसा है कि पैरालिसिस जो है वो ब्रेन रिलेटेड समस्या मानी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं किसी को सिर्फ एक हाथ में पैरालाइज होता है, किसी को एक हाथ एक पैर में होता है, किसी को एक हाथ एक पैर और स्पीच भी जाती है। अभी ऐसा स्पीच के मामले में जो इंसान राइट हैंड से लिखता है उसका स्पीच एरिया उसके लेफ्ट ब्रेन में रहता है। तो राइटी आदमी को राइट साइड पैरालाइज होता है तो लेफ्ट साइड में उसका स्पीच एरिया भी है। तो राइटी आदमी को राइट साइड पैरालाइज होगा तो स्पीच जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर स्पीच एरिया इन्वॉल्व है तो हाथ पैर तो हिलेंगे नहीं, लेकिन साथ वो तो अफेक्टेड होते ही है, लेकिन स्पीच एरिया अफेक्टेड हुआ तो उसका बोलना भी चले जाता है। अगर राइटी आदमी का स्पीच एरिया इन्वॉल्व नहीं हुआ और राइट साइड पैरालाइज हुआ तो हाथ पैर इफेक्ट होती है। इसी तरह लेफ्टी आदमी का स्पीच एरिया राइट ब्रेन में होता है। जब लेफ्टी आदमी को लेफ्ट साइड पैरालाइज होता है और स्पीच एरिया अगर इन्वॉल्व है तो उसकी स्पीच जाती है। तो इस तरह पैरालाइज अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे किसी को दोनों हाथ का मूवमेंट नहीं होता है, किसी को ओनली लोअर यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा, और कुछ कुछ लोगों को नेक मूवमेंट के अलावा पूरी बॉडी हिलती नहीं है। अलग अलग प्रकार इसका माना जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि अलग अलग टाइप्स के पैरालिसिस होते हैं। तो हम इसको मेडिकल टर्म ज्यादा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिंप्लीफाई प्रोसेस सिखाना चाहता हूं। जैसे ये देखिए फेशियल पैरालिसिस, मुंह टेढ़ा हो जाता है। एक एग्जांपल समझिए कि आप ऐसे दो रबर को ऐसे खींच के बांध के रखा है, एक साइड का रबर अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, एक हिस्सा ऐसा हो जाएगा, रबर दोनों खींच के रखे हैं। तो इसी तरह हमारे जो फेशियल नर्व्स होती है, जब पैरालाइज होता है तो एक साइड की नर्व्स जब काम नहीं करती है तो फेस जो है टेढ़ा हो जाता है। इसको फेशियल पैरालिसिस या इसको बेल पाल्सी भी कहा जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि हमारा जो ब्रेन है
उसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई चाहिए और ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। हमारा हार्ट जो होता है एक पंप है जिसका काम है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना। हार्ट में से एक बड़ी ब्रांच निकलती है, शाखा, जैसे कि आपके एरिया में आपके तालाब से एक पाइपलाइन आती है, दूसरे एरिया में दूसरी पाइपलाइन आती है, तीसरे एरिया में तीसरी पाइपलाइन आती है। इसी तरह हमारे हार्ट में से एक बड़ी ब्रांच निकलती है जिसको हम मेन पाइपलाइन, मेडिकल इसको एओर्टा कहते हैं। उसमें से ही एक ब्रांच निकलकर लीवर की तरफ चली जाती है, उसको पोर्टल सप्लाई कहते हैं। उसी एओर्टा में से एक ब्रांच ब्लड सप्लाई के लिए किडनी की ओर जाती है, रेनल सप्लाई करते हैं। और इसी में से एक ब्रांच हार्ट में प्रवेश करती है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। लेकिन इसी में से एक सेरेब्रल सप्लाई ब्रेन की तरफ जाती है जिसको सेरेब्रल सप्लाई कहते हैं। इसके जरिए हमारे ब्रेन में री ब्रांच होकर पूरे ब्रेन के अंदर जो है ब्लड पहुंचता है। अब ऐसा है कि जब सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो ऑक्सीजन वगैरह भी ब्रेन की तरफ अच्छी तरह से जाता है। अब यहाँ पे पैरालाइज कॉमनली दो प्रकार से होते हैं। एक पैरालाइज का प्रकार ये है कि ब्लॉकेज हो गया, जिस तरह आपने देखा होगा कोरोनरी हार्ट डिसीज, इस्केमिक ब्लॉकेज, हार्ट में जो ब्लॉकेज होता है। इसी तरह ब्रेन में ब्लड पहुंचने वाली जो आर्टरी है उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया तो ब्रेन की तरफ सप्लाई कम होता है, और कहीं जाके ब्लॉक हो गया तो पैरालाइज होता है। तो एक वजह पैरालाइज है कि ब्लड सप्लाई नहीं हुई। लेकिन ज्यादातर किस्सों में एक दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जिसमें यह होता है कि ब्रेन के अंदर जो छोटी सी ब्रांच होती है, आर्टरी या कैपिलरीज होती है, वो फट जाती है। ये कब होता है? हाई ब्लड प्रेशर में जनरली ऐसा होता है। हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। लेकिन उम्र के साथ थोड़ा बहुत ज्यादा भी चलता है, 130, 90 भी चलता है, 135, 90, 140, 90 तक भी ओके है। लेकिन जब ये 140-90 का रेशियो क्रॉस करने लगता है तो समस्या खड़ी होनी शुरू होती है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है प्रेशर। कुछ लोग ब्लड प्रेशर होने के बाद गोली खाते हैं, प्रेशर नॉर्मल आया तो गोली छोड़ देते हैं, और अगर प्रेशर हाई हो गया कि 180-200 क्रॉस हो गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है ब्रेन के अंदर हेमरेज होना। हेमरेज यानी कि आर्टरी फट गई और उसमें से जो ब्लड निकलता है वो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों में फैल जाता है। अब अगर ये घटना लेफ्ट ब्रेन में हुई, वहां ब्लड फैल गया, तो ब्रेन के अंदर जितने हिस्से में ब्लड फैलेगा वो हिस्सा बॉडी के जितने हिस्से को कंट्रोल करता है वो हिस्सा वर्क करेगा नहीं। अगर स्पीच एरिया भी इन्वॉल्व हुआ है हेमरेज के वक्त, राइट हैंड, राइट लेग, तो ये पूरा एक साइड का बॉडी और स्पीच चला जाएगा। इसको कहते हैं हेमरेज। इसी तरह ये घटना राइट ब्रेन में घटित हो सकती है। अब जब किसी को इस तरह का ब्रेन हेमरेज हो गया तो एक साइड का अंग काम नहीं करता है, उस वक्त पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब इसके लिए डिटेल चेकिंग के रूप में एमआरआई निकाला जाता है, ब्लड टेस्टिंग वगैरह सारी टेस्टिंग होती है। प्रेशर हाई है तो प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाता है, एसिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, कुछ नर्व्स के लिए अलग से दवाई दी जाती है, इस तरह ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब पैरालाइज हो गया तो कुदरत ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है कि जब दूध उबल जाता है तो उसके बाद वापस नीचे बैठने लगता है। इसी तरह जब पैरालाइज हो गया तो बॉडी खुद भी अपने आप को हील करने की कोशिश करती है, और डॉक्टर जब दूसरे सब इलाज करते हैं उस दौरान पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आता है।
पर्टिकुलरली पैरालाइज नाम की बीमारी को अलग से कोई दवाई नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है बाकी चीजों को कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को फिजियोथेरापी, वॉकिंग या स्पीच गई है तो स्पीच थेरापी इस तरह रिकमेंड किया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि पेशेंट जो है वो बिस्तर पे आ जाता है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। बराबर। एक जो हमने नर्व्स का देखा, अभी जो दूसरा है ऑटो इम्यून डिसीज जिसको गुलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, ये ऑटो इम्यून है। इसके अंदर ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से पूरा कमांड चले जाता है और पेशेंट सिर्फ गर्दन ही हिला सकता है। बेल पाल्सी यानी कि चेहरे का पैरालाइज हो जाता है। अब ऐसा है कि पैरालाइज भी आप सोचोगे बहुत रेयर डिसीज है, ऐसा नहीं है। पैरालाइज के बहुत सारे मरीज आपको देखने मिलेंगे और ज्यादातर ये 50 साल की उम्र के ऊपर वाले होते हैं पैरालाइज के। अब तो हमने देखा हेमरेज एंड ब्लॉकेज से पैरालाइज देखा, लेकिन अब पैरालाइज का एक प्रकार ऑटो इम्यून जिसको गुलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं, उसमें जीबीएस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑटो इम्यून डिसीज है। और इसके अलावा किसी को एक्सीडेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई, कमर में डैमेज है, तो कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इसके अलावा बहुत किस्सों में भले एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन पेशेंट को नर्व्स कॉम्प्रेशन होता है। जनरली बहुत रेयर केस में, करोड़ों में एक आध को ऐसा होता है, उसमें भी नीचे का अंग काम नहीं करता है। इसके अलावा एक डिसीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट आने से भी बॉडी पे कमांड नहीं जाता है। लेकिन आज का हमारा मुख्य टॉपिक जिसे हम एक्चुअल पैरालाइज कहते हैं और जो ब्रेन की वजह से होती है, उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं ये स्लाइड तो देखो, ये सब टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ उस पर आपने फोकस करना है। तो जैसे पैरालाइज हुआ, पेशेंट को एडमिट किया, डॉक्टर ने साइड ट्रीटमेंट की, कुछ इंप्रूवमेंट आया, फिर फिजियोथेरापी रिकमेंड किया जाता है। तो फिजियोथेरापी का कंसेप्ट ये है कि जब हम उंगली को हिलाते हैं, ऐसे उंगली को हिलाते हैं तो ब्रेन में उंगली का हिस्सा स्टिमुलेट होगा। अगर हम हाथ को हिलाते हैं तो ब्रेन के अंदर हाथ का हिस्सा स्टिमुलेट होगा। ये साइंस है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हेमरेज के कारण जो ब्लड फैल गया है, वो हाथ हिलाने से, स्टिमुलेट होने से वो क्लॉट नहीं निकलता है। वो कब निकलेगा? हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल होता है, मेडिकल लैंग्वेज में उसे हेपेरिन कहते हैं। ये हेपेरिन केमिकल हमारे शरीर में लीवर एंड लंग्स के कार्टिलेज बनाते हैं, लीवर एंड लंग्स के जरिए बनता है। अब ये केमिकल दवाई के रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन है उपलब्ध। वो क्या करता है? ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसेस हेपेरिन यूज होता है, जो क्लॉट को प्रिवेंट करता है, यानी कि क्लॉट होने नहीं देता है। फिर क्या होता है? जब आर्टेरियल ब्लड निकालते तब हेपेरिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन ये हेपेरिन क्लॉट को डिसॉल्व नहीं करता है, क्लॉट को होने नहीं देता है। लेकिन अभी हमें जरूरत है क्लॉट को डिसॉल्व करने की, इसलिए वो वहां शक्य नहीं है। तो अब करना क्या है? तो नंबर वन चीज कि पेशेंट जब कोऑपरेट नहीं करता है, पेशेंट जब हैंडीकैप हो जाता है तो वो इरिटेट होता है, डिप्रेशन में आता है, गुस्सा करने लगता है, उसे ये फील होता है कि अब वो ठीक नहीं होने वाला है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक ऐसी घटना घटित हुई थी। ये अहमदाबाद की घटना है। बहुत पुरानी बात है, जब पेपर में एक बार छपा था कि एक इंसान को पैरालाइज था, ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और उस बिल्डिंग में लग गई आग, और जिसके कारण सब लोग बिल्डिंग से निकलकर दूर भाग के खड़े हो गए।
बच्चों को ख्याल आया कि पापा को तो पैरालाइज है, वो अंदर है। उन लोग देखे कि अंदर रह गया, अब करना क्या है। तो देखा तो भाई पिताजी तो खड़े थे उधर भीड़ के साथ, और जैसे ही बेटों ने कहा कि अरे आप कैसे चल के आ गए, वापिस पैरालाइज हो गया। तो ज्यादातर बीमारी हमारे स्मरण में भी है, पर आदमी भूल जाए अपने प्रॉब्लम को तो वो प्रॉब्लम भी भूल जाता है आपके पास रहना, वो भी भाग जाएगा। तो मन जागे तो रोग भागे। आधे से ज्यादा बीमारी हमारे दिमाग की गलत फहमी, गलत प्रिंट की वजह से है, वो दूर हो जाएगा। अब पैरालाइज में हम कैसे हैंडल करेंगे केस को, तो सबसे पहले पेशेंट को, अभी आते प्रोडक्ट पे, सबसे पहले उसको हम देंगे अल्कोकेर। अल्कोकेर क्यों देना है कि अल्कोकेर एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करता है। हमारे बॉडी का पीएच 7.350 टू 7.450 होना चाहिए। जब ये रहेगा तब हम हेल्दी रहते हैं। ये 7.140 होने पर भी पेशेंट कोमा में जाता है, मेडिकली उसे एसिडोसिस कहते हैं, और 7.450 के ऊपर अल्कलाइन बढ़ने से समस्या पैदा होती है। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में कहा था कि जब पहले मैंने बताया था कि एसिड बढ़ने के दो कारण, एक तो पहला कारण है स्ट्रेस, और दूसरा कारण फूड। जब ये एसिड बढ़ जाता है, एसिड को कंट्रोल करने बॉडी फैट सेल बनाती है, मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है। तो यही ऐसे स्टमक में एसिडिटी होता है, ये एसिड डिओडेनम में गया तो डिओडेनल अल्सर होता है, छोटी आंतड़ी में गया तो आईबीएस, बड़ी आंतड़ी में है तो कॉन्स्टिपेशन। इसी तरह ये एसिड पूरे शरीर में कहीं ना कहीं डैमेज क्रिएट करता है। एसिड की वजह से ही हमारी आर्टरी भी कमजोर होती है, तभी जाके हेमरेज भी हो सकता है। आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होने से ब्लड प्रेशर भी होता है, जो एक्चुअल फिर कारण बनता है ब्रेन हेमरेज का। तो अल्कोकेर प्रोडक्ट ये अच्छे आदमी को भी लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और हर बीमारी में ये हेल्प करता है। ये एक गोली सुबह खानी है और एक गोली रात को सोते वक्त खानी है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन प्राश। इस प्रोडक्ट के नाम में ही जीवन है, ये वाकई में जीवन देने वाला प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शास्त्र, एक इंसान को 43 जड़ी बूटी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। जैसे हमें पता है कि अर्जुन हार्ट पे काम करता है, कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, गोखरू किडनी पे काम करता है, ब्राह्मी शंख पुष्पी ब्रेन पे काम करता है, ऐसे हमें पता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट तब दिए जाते जब वो समस्या है तब। लेकिन हकीकत में यह है कि हमें ये 43 जड़ी बूटी तब चाहिए जब हम हेल्दी है, और ये सारी जड़ी बूटी रॉ फॉर्म में लाकर अगर खाएंगे उठकर, तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। नंबर 1, नौशिया जैसा होगा। और दूसरी बात, 100 साल पहले इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री की खोज हुई, और इंडस्ट्री की वजह से दो चीज पैदा हुई। पहली चीज है वो धुआं जो चले गए आकाश में, जिससे ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। और दूसरा पैदा हुआ केमिकल, जिसको हमने नदी में डाला, समंदर में डाला, जमीन में डाला। सारी धरती पोल्यूटेड है। जो भी उगेगा उसमें आर्सेनिक, हेवी लेड, टॉक्सिसिटी ये रहता ही है। इसीलिए अगर कोई जड़ी बूटी को ग्राइंडिंग करके उसकी गोली बना के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो टेस्टिंग में फेल हो जाता है, तो फिर हमें कैसे मिलेगा। तो जिस तरह एक एप्पल को आप खाते हैं और बॉडी उस एप्पल को पचाने के बाद उसमें से जरूरी एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकाल लेती है, यानी कि बॉडी की मशीन एप्पल में से वो पोषक तत्व निकालती है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके 43 जड़ी बूटी में से माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से वो 43 जड़ी बूटी के मॉलिक्यूल निकाले गए हैं, और वो मॉलिक्यूल को
एक प्राश के रूप में कन्वर्ट किया है, चाटन के रूप में। आयुर्वेद की ओरिजिनल पद्धति चाटन है। जैसे ही 5 ग्राम, जेंट्स को 5 ग्राम, लेडीज को 5 ग्राम। सुबह अल्कोहल लेने के बाद 5 ग्राम लेना है जेंट्स को, लेडीज को 2.5 ग्राम। और रात को अल्कोहल लेने के बाद जेंट्स को 5 ग्राम, लेडीज को 2.5 ग्राम इसको चूसना है। जैसे आप मुंह में इसको जितना ज्यादा देर रखेंगे, हमारे स्लाइवा के थ्रू ये ब्लड प्लाज्मा में जाता है। अब एक उदाहरण लेते हैं हम कि आप 2 लीटर कड़वा पानी करेला का बना लीजिए। करेला को ग्राइंडिंग करिए 2 लीटर पानी में, निचोड़ के उसका पानी निकालिए, कचरा फेंक दीजिए। फिर उसमें पैर रखकर आपका तलवा डुबाकर पैर को रखकर बैठो। 1-1.5 घंटे बाद वो करेले की कड़वाहट आपके टंग पे आ जाएगी, यानी कि पैर के तलवे से उसने ट्रेवल किया। इसी तरह ये 43 माइक्रो क्लस्टरिंग मॉलिक्यूल आपके टंग के थ्रू बॉडी में फैल जाते हैं। का हमें बेनिफिट मिलता है। हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, चलिए। ये जो जड़ी बूटी है इसके बारे में मेंशन किया, तो इसके लिए ब्रेन के लिए इसमें 5-6 जड़ी बूटी, अलग अलग ऑर्गन और पूरे बॉडी को ये कवर करता है। ये प्रोडक्ट जीवन प्रास हर इंसान को, हेल्दी बीमार सबको हेल्प करता है। बीमार पैरालाइज वाले को भी काफी हेल्प करेगा। और कॉमन कोल्ड टू कैंसर होता है इन्फ्लेमेशन के कारण, और ये प्रोडक्ट आप देखोगे इतनी सारी बीमारी में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जिसका नाम है करकुरमिन C3 कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज बहुत यूनिक तरीके से हुई है। हल्दी यानी कि टर्मरिक एंड करकुरमिन में एक अंतर होता है। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी के अंदर 5% करकुरमिन होता है, जिसको करकुरमिन C3 कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कि 3 केमिस्ट्री चेन जो हल्दी में से डिराइव करते हैं। ये 525 mg की एक गोली है, और ये गोली करीब करीब 11 ग्राम हल्दी में से बनती है। अगर हम किसको रिकमेंड करेगी भाई 3 गोली दिन में खानी है या 2 गोली खानी है, तो कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो किसान हूँ, हल्दी की खेती करता हूँ, मेरे तो घर में हल्दी पैदा होती है। तो नंबर 1 कि उसको 22 ग्राम हल्दी खानी पड़ेगी। नंबर 2, उसमें से हैवी लेड टॉक्सिन वगैरह भी आएगा। लेकिन ये करकुरमिन जो है ये डिराइव किया हुआ प्योर फॉर्म में है। तो ये भी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को खानी है। अल्कोकेर, करकुरमिन दोनों साथ में ले लो, फिर 5 ग्राम जीवन प्राश। रात को अल्कोकेर करकुरमिन साथ में निगल लो, 5 ग्राम जीवन प्राश। लेडीज को 2.5 ग्राम जीवन प्राश। ये तीनों प्रोडक्ट, अब ये क्या करता है, ये मल्टीपर्पस है। ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, पेन किलर है, नर्वाइन टॉनिक है, मल्टीपर्पज है। कभी मैं डिटेल में इसी के ऊपर 1-1.5 घंटे का इसी पे हम सेशन करेंगे कभी। अभी हमारा सब्जेक्ट बीमारी है और उसमें प्रोडक्ट है एक्चुअली। अब अमृत जूस, ये बहुत काम का प्रोडक्ट है, पैरालाइज जैसी बड़ी बीमारियों में बहुत हेल्प करेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि इसके अंदर 176 फाइटोन्यूट्रिएंट प्लस 13 बेरी का जूस है। तो हमने देखा कि जीवन प्राश में 43 जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट है, इसमें 176 है। तो आप सोच लो कितनी सारी चीज आपको शरीर को मिलती है, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ये अमृत जूस जो है ये भी बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ये 4 प्रोडक्ट पैरालाइज में फॉलो करना है। लेकिन जब आप अमृत जूस को बंद करेंगे 1 महीना, पहले महीने में 4 प्रोडक्ट मैंने कहा, पहला अल्कोकेर, करकुरमिन, जीवन प्राश सुबह, और यही रात को लेते रहना है। इसके साथ पहले महीने अल्कोकेर खाया, दूसरे महीने अल्कोकेर बंद करना है, बाकी 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू चलेंगे, और उसके बदली में लीवर केयर शुरू करना है। अब लीवर केयर इसलिए करना है कि लीवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारा लीवर
more than 500 केमिकल प्रोड्यूस करता है एंड मोर देन 1000 फंक्शन। आज भी लीवर पे संपूर्ण खोज हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीवर के ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। और लीवर एक ऐसा पुर्जा है कि जो लीवर खराब होता है तो भी आप केयर करोगे ठीक हो जाता है। तो लीवर का ठीक होना बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो भी लीवर का ठीक करना जरूरी है। थायराइड है तो हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज की मेंस्ट्रुअस है हार्मोनल इम्बैलेंस, एनी हार्मोन्स इम्बैलेंस है तभी भी लीवर का रोल रहता है। कोई बड़ी बीमारी है तो डेफिनेटली लीवर का रोल रहता है। आंखों की रोशनी कम होती है, लीवर का रोल रहता है। पैरालाइज में भी लीवर का रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ी बीमारी में ये लीवर का प्रोडक्ट को फॉलो करना चाहिए 1 महीना, और 1 महीना बदली करके दूसरा लेना है। तो इस तरह पैरालाइज के अंदर इस प्रोडक्ट को हमने फॉलो करना है। इसके अलावा मरीज ने खान पान पे ध्यान देना है। जैसे कि शक्कर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। कोई भी बड़ी बीमारी है, मैं कहूंगा शक्कर बंद कर दो। शक्कर, मैं गुड़ को भी शक्कर ही कहता हूं, और बहुत मीठे फ्रूट भी शक्कर ही है। मीठे फ्रूट में जैसे कि अंगूर है, आम है, वाटरमेलन है, बनाना खा सकते क्योंकि वो नर्वाइन टॉनिक भी माना जाता है। चीकू नहीं खाना है, खूब शुगर है, तो बनाना, पपैया, अमरूद यानी गुआवा, पेरू खा सकते हैं, ये अच्छे फ्रूट माने गए हैं। इसके अलावा सलाद में बीट है, गाजर है, ककड़ी, ये खा सकते हैं। तो खान पान पे ध्यान देना है, तो अवॉइड शुगर। इसके बाद एक्स्ट्रा नमक को अवॉइड करना है, और तीसरी चीज मैदा अवॉइड करना है। चौथी चीज तली हुई चीज, डीप फ्राई और पैकेट फूड को अवॉइड करना है। जो हर बीमारी से बचना चाहता है उसको भी ये खान पान का केयर करना चाहिए, प्लस डेली 30 मिनट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अच्छे आदमी ने वॉकिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन जो पैरालाइज पेशेंट है उसमें दिक्कत ये आती है कि जब पैरालाइज हो जाता है फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया जाता है, और पेशेंट का जब हाथ फिजियोथेरेपी में ऐसे ऊंचा करते हैं तो वो खूब चिल्लाता है, वो पेन एक्सट्रीम रहता है, खूब पेन रहता है। बिकॉज ऑफ पैरालाइज उसको वो पेन उतना नहीं महसूस होता है, तब भी वो चिल्लाता है। तो जबरदस्ती जो जकड़ा हुआ हाथ को खोलने की कोशिश में शोल्डर के टिश्यू ब्रेक होते हैं, और जब टिश्यू ब्रेक हो गए तो आप देखोगे उसका शोल्डर में से ये जो है वो बाहर आ गया, आप महसूस करोगे। अभी मैं पूना गया था नाना के साथ, तो मैंने नाना को भी बताया और लोगों को बताया, देखिए ये पैरालाइज में एक्सरसाइज से ऐसा हो गया। लेकिन जो एक्सपर्ट फिजियोथेरापिस्ट है वो पहले उस शोल्डर मूवमेंट को बहुत थोड़ा थोड़ा कराते हैं। पैरालाइज के अंदर मेन छोटे जोड़ों का मूवमेंट, ब्रिश मूवमेंट, एल्बो से मूवमेंट, और हाथ ऊपर थोड़ा थोड़ा ही करना चाहिए। इसी तरह पैर की उंगलियों का मूवमेंट दूसरे ने कराना पड़ेगा, मरीज नहीं कर सकता है, उसको करवाना पड़ेगा, ऐसे 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 करवाना पड़ेगा, घर के मेंबर ने या फिजियोथेरापिस्ट ने। तो उसके शोल्डर को बचा सकते हैं। लेकिन एक बार शोल्डर डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं होता है। अब आते हैं वापिस से पैरालाइज पे, कि मान लो राइट हैंड, राइट लेग काम नहीं कर रहा है पैरालाइज में, और शोल्डर डैमेज है, तो शोल्डर की उम्मीद भूल जाइए, लेकिन चलने की उम्मीद पॉसिबिलिटी है। जैसे ये प्रोडक्ट लोगे तो ब्रेन के काफी सेल्स में जो ब्लड स्प्रेड है, अब होगा ये एक सिस्टम है कि मान लो 10 लोग घूमने गए और एक आध आदमी बीमार हो गया, तो उसका सामान, उसका बोझा दूसरे लोग उठा लेते हैं। इसी तरह प्रॉपर प्रोडक्ट आप खाओगे तो ब्रेन के जो कमजोर सेल्स है वो हेल्दी बनेंगे, तो कुछ हद तक वो काम उठा लेंगे। स्ट्रॉन्ग सेल और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो भी दूसरा काम उठा लेंगे, और इसी कारण पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जो सेल पूर्ण डैमेज है वो वापस नहीं बनते हैं। मेडिकल साइंस में एक ऐसा यूनिवर्सल सत्य है कि ब्रेन से लेके हमारी नर्वस सिस्टम के सेल, जिसको न्यूरॉन्स नाम से जाना जाता है, ये न्यूरॉन्स अगर मर गए
यानी सेल से ये मर गए तो वापिस नहीं बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लंग्स के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं। नंबर 3, हमारे पेनक्रियास के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं। नंबर 4, किडनी के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं। और नंबर 5, 2 हड्डियों के बीच गादी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो वापिस नहीं बनते हैं। तो ईश्वर ने ये जो शरीर दिया है ये अद्भुत है, अनमोल है, इसका कोई दाम आप लगा सकते नहीं है। इसीलिए माई वेदिक्स जो है इसका मेन पर्पस है हेल्थ केयर। व्हाट इज हेल्थ केयर? दुनिया में 90% लोग आज बीमार नहीं है लेकिन हेल्दी भी नहीं है, और दुनिया में 9% लोग मरीज है, 1% हॉस्पिटल है। मैं ये उन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ जिसकी उम्र 18 साल क्रॉस हो चुकी है। ऐसे सारे लोगों ने हमारा पहला प्रोडक्ट अल्कोकेर, दूसरा जीवन प्राश, सुबह शाम रेगुलर लेना चाहिए, मरीज ने भी। फिर अच्छे आदमी ने क्या करना चाहिए? ये 2 प्रोडक्ट के साथ पहले महीने ऑर्थो लिया, तो दूसरे महीने लीवर, तीसरे महीने की किडनी, चौथे महीने सीबकतोन, 5वें महीने अमरूद जूस, लीवर, ऐसे रोटेशन में लेना हेल्दी आदमी को। लेकिन जो बीमार है उसने बीमारी के मुताबिक फॉलो करना है। अगर हम हेल्थ केयर को फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है कि बीमार होने के बाद दवाई खाने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बीमार होने के पहले जग जाइए, नहीं तो बीमार होने के बाद दवाई तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन ये भी खाना पड़ेगा। दवाई का काम है एक लिमिट तक उसी बीमारी को कंट्रोल करना। शुगर की बीमारी शुगर पे काम करती है, लेकिन शुगर वाले को आर्टरी खराब हो सकती है, जॉइंट खराब हो सकता है और बीमारी पैदा हो सकती है। उसको भी हेल्थ केयर कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, बीमार को भी, हेल्दी को भी। तो इसी तरह पैरालाइज के अंदर इन चीजों को फॉलो करना है। अब जैसे ब्रेन स्ट्रोक देखा, जिसके ऊपर हमने चर्चा की, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से भी पैरालाइज होता है, जिसमें ऑपरेशन होता है, वहां कनेक्शन टोटल कट हो गया तो उसमें कुछ हो पाएगा या नहीं, इसकी संभावना नहीं है। अगर डैमेज हो गया तो नहीं होगा। दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंफेक्शन में भी पैरालाइज होता है, वो रिकवर हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दुनिया ने डिक्लेयर किया है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये ठीक नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो गए हैं। और मायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है वो भी ऐसी बीमारी है, लेकिन ये बहुत रेयर है। जैसे एक मस्कुलर डायस्ट्रोफी होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ये एक अलग प्रकार है। लेकिन जिसे हम एक्चुअल पैरालाइज कहते हैं, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, जो ब्रेन के कारण होता है, तो इसी तरह मैंने जो थोड़ी सी बात आपको पैरालाइज पे बताई है उसको आपने फॉलो करना है, और कोई पेशेंट है तो उससे आपने फॉलो कराना है। तो अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ मुझे सवाल पूछ सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू। पैरालाइज संबंधित कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। विशाल भाई देखिए कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है पैरालिसिस रिगार्डिंग, तो अभी आप सर से पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं। आज सर ने बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया है और इतना अच्छा है कि किसी का कोई क्वेरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई क्वेरी है जिसके माध्यम से आप लोग जानना चाहते हो कि ये कुछ हमें नया जानने को मिले, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, तो जिससे सबको उसका बेनिफिट मिले। पैरालिसिस रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो, अगर कोई क्वेरी नहीं आ रही तो हम समझते हैं कि ऑल डाउट क्लियर है। तो थैंक यू सो मच सर, सही आपने नहीं, इतना 2 बढ़िया जन ने हाथ इन्फॉर्मेशन। ऊपर किए, देखिए 2 जन ने हाथ ऊपर किए हुए हैं। ओके, हाँ, उनको मैं करता हूँ अनम्यूट। हाँ देखिए 2 लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए आपके साइड से। हेलो। शीतल मैम, हाँ शीतल मैम है। शीतल मैम, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो। हाँ सर। हाँ
सर मुझे ये पूछना था कि जो पैरालिसिस पेशेंट्स है जो अपनी रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ ही ये कंटिन्यू रखना है ना जो आपने दी है? हाँ जी, देखो पैरालाइज की अलग से कोई दवाई दुनिया में बनी नहीं है। पेशेंट जनरली क्या लेता है मैं आपको बता देता हूँ। वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है या ब्लड थिनर होगा अगर कोलेस्ट्रॉल है तो, विटामिन की और ऐसी सब दवाई होती है उसकी। पैरालाइज की कोई दवाई नहीं, वो तो उसको वैसे भी लेना ही पड़ेगा प्रेशर वगैरह की दवाई तो उसके साथ इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो लेके तो इम्प्रूवमेंट रुक गया है ना, तभी तो कुछ दूसरा किया जा रहा है ना। वो तो ले लिया, अब उसको लेने के बाद इम्प्रूवमेंट रुक गया है, इसीलिए वो आपको खोज रहा है या नई चीज को खोज रहा है, तब इसको भी साथ में वो फॉलो करे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। DK शर्मा सर, आप बोल सकते हैं। जी सर जी। हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। निवेदन सर ये करना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में मीन्स आंख में ही पैरालाइज मार दे तो हमको क्या करना चाहिए? यही सेम फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया ना, एक्चुअली सेम फॉलो करना है। तो प्रोडक्ट सर यही चलेगा? हाँ यही सेम सेम। तो आंख अगर एंगुलर हो गया है, आंख का पुतली वाला लाइट वाला जो पार्ट है वो अगर एंगुलर हो गया है तो वो उसको क्या अगर होता ये है, मैं समझ गया आपकी बात। होता क्या है जी हमारे बॉडी के अंदर, जिस तरह मैं ब्रेन की बात कर रहा था, उसी तरह हमारे ब्रेन से एक नर्व जाती है जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। जी जी ऑप्टिक नर्व कहते हैं। जी वो ऑप्टिक नर्व और हमारे आई बॉल का कनेक्शन रहता है। तो जी होता क्या है कि आपकी आंख जो है दृश्य देख पाती है कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर वो इमेज जाती है, ब्रेन उसको देखता है। जी जी तो जब नर्व्स में खराबी आती है तो वो भी न्यूरॉन्स ही है, पैरालाइज में भी न्यूरॉन्स में खराबी आती है, लेकिन वो ब्रेन का हिस्सा है। ये ब्रेन टू आई का हिस्सा है। पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो भी न्यूरॉन्स ही है। जी जी। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज करें करावे तो बेस्ट रहेगा? हाँ डेफिनेटली। बाकी तो देखो बॉडी रिस्पॉन्स कितना डैमेज है क्या है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है। तो शुरू करा दीजिए, जो भी है आगे चल के पता चलेगा इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है। जी सर जी, आपका सेशन बहुत बेजोर रहा। बहुत थैंक कुछ यू। आप जीनियस होकर हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए सर वेरी वेरी थैंक्स। नहीं वेरी नहीं, वेरी आप लोग थैंक्स। सुनने आते ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। नहीं आप सुनाते हैं तभी तो हम लोग सुनने के लिए आते हैं। यस बहुत यस यस यस। मार्केबल विद्या देते हैं वेरी आप। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये थैंक तो यू, थैंक हमारे यू, सिस्टम का धन्यवाद। देन नीता है। मैम है, नीता जी मैम आप अपनी बात रख सकते हो अपना माइक अनम्यूट करके। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो पैरालिसिस के रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपने सजेस्ट की है, तो समझो कि पर्टिकुलर कोई एक आफ्टर 75 किसी को पैरालाइज होता है तो डोज रहेगा? 75 के नहीं, कोई भी उम्र में ये दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। उम्र का कोई मतलब नहीं है इसमें। ओके, मतलब Actually, सभी एज लेवल पर अभी हाँ सेम ही डोज रहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सबको दे ओके सकते। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए गुड। अब कौन है लास्ट क्वेश्चन? देवराज कोहली जी है दिल्ली से, आप हाँ जी, बात हाँ जी, कर दें। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी सर, नमस्कार सभी को। हाँ जी और डॉक्टर नमस्कार। साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सेशन, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट के साथ बेहतरीन सेशन सर। टेक्नोलॉजी वाली बात बताई है, खैर हमें इतनी नॉलेज नहीं है, आपसे सीख करके हम आगे बढ़ेंगे। जरूर तो जरूर। सर मैं जानना चाहूँगा कि 3 से 4 महीना हो गए ब्रेन हेमरेज हो गया था, हमारे एक रिलेटिव हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, तो बता रहे थे कि अभी घर में ही आईसीयू लगा रखा है। आईसीयू का सिस्टम घर में ही उन्होंने बना लिया है, हॉस्पिटल से ला करके सक्षम है। तो क्या उनको ये हम प्रोवाइड करा सकते हैं? जैसे कि आपने 4 प्रोडक्ट बताए, कर्क्यूमा और एल्को केयर, यस। लीवर और लाइफोप्रेसर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बहुत अच्छा सर। सर एक सवाल और था, मैंने किसी से जानकारी ली थी, मैंने हाँ उनको जी, बताया जिनके स्टेंट पड़े हुए हैं,
जिनके स्टेंट, हाँ हाँ, हार्ट डिसीज वालों के, हालांकि उससे सवाल अलग है, लेकिन ठीक हार्ट है। डिसीज वालों के एक स्टेंट पड़े हुए हैं 2 से 3। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अगर हम अपने प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं तो क्या सर वो स्टेंट वाले इसको यूज करके फायदा उठा सकते हैं, भविष्य में उनके स्टेंट में कोई प्रॉब्लम ना आवे? यस यस यस। चलिए, आपके आपके 2 सवाल है। पहला तो जिस मरीज की आपने बात की, अगर नली से खा पी रहा है तो बड़ा मुश्किल काम है। जो पेशेंट घर में आईसीयू बनाए है, अगर वो खा पी रहे तो हमारे सारे प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं, पहली बात, बराबर। जी, अब रही बात आपका दूसरा सवाल कि स्टेंट इसलिए बिठाया गया कि हार्ट में ब्लॉकेज थी, तो वो रास्ते को स्टेंट से चौड़ा किया गया ताकि ब्लड अच्छी तरह फ्लो कर सकता है। राइट सर। लेकिन एक दूसरी एडवांस कंडीशन होती है जिसमें बाईपास किया जाता है, जी, बराबर। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि हमारे घर में जब बाथरूम होता है उसमें पानी जाने को एक रास्ता है। राइट सर। जब वो बंद हो जाता है तो हम तुरंत प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर दूसरे कोने में बना देता है कि नहीं? राइट, राइट सर। नहीं, नॉट राइट, उसी रास्ते को ठीक करता है। उसी राइट, जी सर, मतलब दूसरे को बना देता है बाईपास हाँ, करके। तो मेरा कहने का मतलब कि हम दूसरे कोने में रास्ता बना दे, समझो, बाथरूम में। जी, लेकिन पहला रास्ता इसलिए बंद हुआ था, साबुन के रैपर जाते थे, बाल जाते थे, जाली नहीं थी। तो जी, पहला जो कारण था ब्लॉकेज का, वो कारण कंटिन्यू है, खाली एक नया रास्ता बना दिया है तो दोबारा भी ब्लॉकेज होता है, क्योंकि ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया स्टेंट बिठाने से या बाईपास करने से खत्म नहीं हुई है, वो जारी है। 100% सर। राइट, राइट सर। करेक्ट। तो बस 100। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर हमारे प्रोडक्ट इसलिए लेने ताकि ब्लॉकेज वापस ना बन पाए, रिवर्स कर सके। हाँ, अगर हम अच्छे आदमी इसको लेंगे तो ब्लॉकेज होने की संभावना नहीं रहती है। तो राइट अब सर। मान लो कि वो स्टैंड बिठा के अच्छे ही है, जी, तो अब उसको स्टैंड में कोई इफेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट लेना उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी है, जी ले सकते। सर, ऐसी संभावना हम दिखा सकते हैं, मतलब साइंस के माध्यम से, कि अगर कुछ दिन वो खाता है तो स्टंट निकलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि जो आर्टरीज है जो संकुचित हो चुकी है वो नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद। यस यस यस। देखिए, ऐसा है, जो स्टेंट बिठाए वो निकलता नहीं है, लेकिन और नए स्टेंट बिठाने की नौबत से इंसान बच सकता है, ऐसा। बच सकता है। राइट सर। ओके सर, बहुत बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी चलिए, आज आपने information आखिरी दी। क्वेश्चन किसका है देखिए। सर नीता मैडम करके वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। नीता मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नीचे नीचे स्क्रीन पे एक बटन होगा अनम्यूट करने के लिए। हाँ, हाँ, ये तो अच्छा हुआ वीडियो ऑन कर दिया, आप अनम्यूट भी कर लो। हेलो। हाँ जी, यस यस, बताइए। हेलो। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछिए कुछ। सर, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि अपनी जो प्रोडक्ट लेते हैं हाँ जी, हाँ जी, तो ऑर्थोस का है और सब, तो अपनी कार्टिलेज आपने बताया कि जो नहीं बन सकता। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। बताइए हाँ फिर से सर, आपको क्वेश्चन। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जो अपनी प्रोडक्ट लेते हैं, हाँ जी, ऑर्थोस का है, आल्को के सब लेते हैं, तो उसमें ऐसा अपने आपने बताया कि कार्टिलेज वो सब नहीं दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकते, लेकिन अपनी प्रोडक्ट लेके रीजनरेट वापस हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जिसका घुटना पूरा घिस के टच हो गया है ना, ऐसा टच हो गई है, तो उसको बाईपास हाँ। ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर उतना नहीं है तो आगे ऑपरेशन को टल सकता है, नया नहीं बनेगा। ओके। अपने प्रोडक्ट से नहीं, इस पृथ्वी पे कोई नहीं कर सकता ये काम, ओके। मतलब दुनिया में है ही नहीं, इलाज किसी के पास नहीं है। ओके। और इसलिए जिसका इसलिए
हाँ जी, हाँ जी, इसलिए हमारे शरीर की बहुत कीमत है, इसकी केयर करनी चाहिए। बोलिए बोलिए, आप कुछ और बोल रहे थे। मैं ऐसा बोलना चाहती थी कि अगर थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग फेज पे है तो हाँ, तो कोई चलेगा? इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको कोई आगे Okay. डैमेज फर्दर नहीं होगी। ऐसा है कि कार्टिलेज भी 40% डैमेज तक भी आदमी नॉर्मली रहता है, चिंता मत करिए, ईश्वर ने बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाया है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, हाँ, थैंक ठीक है, यू। चलिए, थैंक यू। चलिए विशाल Yes, जी, sir. यहाँ मीटिंग की समाप्ति की जाए। और फाइनली 1 मिनट सभी लोग सुन लीजिए। माय वैदिक स्क्योर में हम ये चीज को प्रमोट करते हैं कि दुनिया में 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है, 9% बीमार है। तो जितने भी लोग 18 साल के ऊपर के हैं, सभी ने हमारे 2 प्रोडक्ट जरूर लेने चाहिए, अल्को केयर एंड जीवन प्लस। हेल्दी आदमी को हेल्दी रखेगा, बीमार आदमी को बीमारी से नई बीमारी पैदा होने से बच सकता है, वो बीमारी आगे जाने से बच सकता है, काफी हद तक वो बीमारी पीछे भी आ सकती है। थैंक यू।